अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी हो रही है। तो पाकिस्तान में आर्मी अपने घोड़े तैयार कर रही है इलेक्शन के लिए, और मुख्तलिफ पार्टियों को जोड़ के, मुख्तलिफ लोटों को जोड़ के इलेक्शन के लिए ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, जिसको भारत में गठबंधन कहते हैं। भारत में इलेक्शन अगले साल हैं, लेकिन तैयारियां अभी से हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले के लिए महाठगबंधन बनाया गया है। इसको मैं जॉर्ज सोरोस की पार्टी कहूँगा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने आज से कुछ अरसे पहले ये कहा था कि 2024 के इलेक्शन में हम मोदी को नहीं आने देंगे। तो ये भांत भांत की जो चूं चूं का मुरब्बा जमा हुआ है, वो क्या है आपको भी पता है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स के शाहकार हैं। इसमें जितने चेहरे नज़र आ रहे थे वो किसी का बाप था, या किसी का बेटा था, या किसी की बेटी थी। मतलब सारे वो खानदानी हैं जिन्होंने भारत पे 65 साल लगातार रूल किया है और भारत को कहीं कुछ नहीं दिया। वो भारत जो कि 47 के बाद 10 से 15 साल में दुनिया की बड़ी पावर्स में होना चाहिए था, वो 2014 तक दुनिया में कोई भाव नहीं पूछता था। ये वो लोग हैं जिनके, देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, इससे किसको मसला है कि 2024 में कौन चाहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन हार जाएं? चाइना ये चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है, इंटरनेशनल लेफ्ट इकोसिस्टम ये चाहता है, इंटरनेशनल लेफ्ट मीडिया ये चाहता है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं। इनमें से किसी एक की शक्ल देख के कभी खुशी नहीं होती। ये वो लोग हैं। तो इनका क्या कनेक्शन है पाकिस्तान, चाइना, इंटरनेशनल इकोसिस्टम के खुश होने से? इनका क्या ताल्लुक है? इनकी जीत से ये लोग क्यों खुश होंगे? मैं पाकिस्तान के ऊपर में कल ये जो दो गठबंधनों की मीटिंग हुई, एक ठगबंधन था 28 पार्टी का शायद, और एक था एनडीए 36 पार्टी का। तो मैं पाकिस्तानी रिएक्शन देख रहा था। इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़ थी ये, लेकिन काफ़ी जगहों पे इसकी डिस्कशन हो रही थी और खुशियाँ मनाई जा रही थी कि हमारी दुआ थी कि मोदी के ख़िलाफ़ सारे यूनाइटेड हो जाएं, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट। मसला ये है कि ये सारे यूनाइट होके भी क्या कर लेंगे? इनकी यूनिटी से आप क्या समझते हैं कि क्या हासिल हो जाएगा? आप ये देखिए ना, इनकी औकात क्या है। नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा, और खींच के गले लगा लिया, और फिर मेरा हाथ उठा के भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया, और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। और जिन लोगों को इस तरह का, जिन नेताओं को ये बोला, इस सब इसके ऊपर मुकदमा करके इसको कानून के तहत इसको जेल के अंदर ठुसवाना चाहिए। आजादी का ये मतलब है, जिसको चाहो गाली दे दो। ये छतुआ है, अनिष्कासित है। अन्ना जी ठोक ठठा के इसको दरकिनारा किए।
बहुत हेराफेरी खुद किया है। ये अफसर था, कर्मचारी, कोई डिपार्टमेंट में ही था। इस देश में नेता बनने का बीमारी है तो गाली देके दूसरे को नीचे दिखा करोगे। तुमको कौन जानता है देश में क्या हो तुम कौन सा सिविल सोसाइटी का है, तुमको कौन चुना है? कोई भी पार्टी का हो, भाजपा हो, किसी का, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है। कोई अगली पार्टी होगा जाकर कोर्ट में जाकर बात करेगा। दोस्तों, तुम कौन है गाली देने वाला? कि इस पूरे ठग बंधन में जाहिर है सबसे बड़ी फसादी पार्टी, फसाद की जड़ कांग्रेस है, ब्रिटिश कांग्रेस, क्योंकि ये अंग्रेजों की कांग्रेस है। अभी राहुल गांधी अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा में किस किस से मिल के आए, क्या क्या डिक्टेशन लेके आए, वो अब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, उनको ये सब समझाया गया है। एक सवाल है मेरे जहन में कि देखें, एक पार्टी होती है, उसका एक प्रेसिडेंट या चेयरमैन उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इस महाठग बंधन में वो प्रेसिडेंट बराए नाम ही नजर आए कांग्रेस के, खारगे साहब। हर जगह राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही थी। हर करप्ट पॉलिटिशियन दूसरी स्टेट्स के, चाहे वो ममता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ठाकरे हो, चाहे वो लालू हो, ये जितने इस कांग्रेस के नेता खारगे साहब के आगे पीछे जाने के बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आगे पीछे थे। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जितने। अब मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की इस पार्टी में पोजीशन क्या है, सोनिया गांधी की इस पार्टी में पोजीशन क्या है ऑफिशियल? तो फिर ये किस हिसाब में मेन सबसे आगे हर चीज में थे बगैर किसी पोजीशन होल्डिंग के? इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिखावे के लिए खारगे साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया। असल तो वही खानदानी इनकी हिसाब किताब है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फैमिली लिमिटेड कंपनी है, जिसके लिए मोदी जी ने इसके बाद साफ कह दिया था कि ये फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग गठबंधन है। इसमें जितने जमा हुए थे वो सारे डायनास्टिक पॉलिटिक वाले थे, कोई किसी का बाप था तो कोई किसी का बेटा था, और ये खानदानी पॉलिटिक्स लेके आए थे और सिर्फ अपने खानदानों की जमा पूंजी बचाने के लिए आए थे। और इसमें ये जो अन्ना हजारे जी की कंधे पे बंदूक रख के चला के आगे फायदे उठाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाने वाले अरविंद केजरीवाल बढ़ चढ़ के आए थे। और यही अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा के भारत की पब्लिक को मामू बनाया था फ्रीबीज दे के, उनकी अपनी पार्टी के 3 मिनिस्टर भ्रष्टाचार के चक्कर में अंदर हैं। और ये सारे करप्ट लीडर्स के साथ गले मिल रहे थे। और इस पूरी पार्टी जो 28 पार्टियां हैं, जो इनकी टोटल स्टैंडिंग क्या है? कांग्रेस की 52 सीटें हैं, डीएमके 24, टीएमसी 22, जेडीयू 16, एसपी 5, एनसी 3, सीपीएम 3, मतलब बाकी तो एक एक वाली हैं सारी। इन पार्टियों में से 8 पार्टियों का एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में, 3 पार्टियों का एक एक एमपी है। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो अपनी पार्टियां ही लूज कर गए, और ये लड़ेंगे बीजेपी के मुकाबले पे, जिसकी मैं आपको 50 वीडियो में बता चुका हूं अचीवमेंट्स के भारत के लिए इन्होंने क्या किया। 15 टोटल इंडिया में 22 AIIMS हैं, जिसमें से 15 मोदी सरकार ने बनाए, बाकी 65 साल में 7 बने। 94,000 जन औषधि केंद्र खोले गए, 1800 जेनरिक मेडिसिन टाइप्स खोले गए। जन औषधि केंद्र
में 23,000 करोड़ रुपए का काम है। 1500 PSA प्लांट्स कमीशन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 1.59 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए। भारत में 387 मेडिकल कॉलेज थे 2014 में, 648 हो गए सिर्फ 9 साल में। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स 51,348 थी 2014 में, 99,000 हो गई, 93% बढ़ी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स 31,150 थी 2014 में, 65,000 हो गई, 108% इंक्रीज है। बाकी आपको रोड नेटवर्क, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सब पे आपको कई बार मैं बता चुका हूँ मोदी जी की अचीवमेंट्स, और पता नहीं क्या क्या है। 65 साल में इनका रिकॉर्ड एक तरफ, मोदी जी के 9 साल उससे 3-4 गुना ज़्यादा भारी है। भारत दुनिया की 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी पर आ गया, तीसरी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। भारत दुनिया का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे अट्रैक्टिव जगह बन चुका है अकॉर्डिंग टू स्टैनली और दूसरे इंटरनेशनल इदारों के बारे में। तो अजीज़ दोस्तों, इसके बाद भी अगर ये लोग समझते हैं कि ये लोग इलेक्शन जीत जाएंगे, अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, मतलब ना इनको बोलना आता है, ना इनका कोई कैरेक्टर है, अपने बाप की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। बाप भी तो ये भी फारिग हो चुके हैं। 5 सीटें हैं इनकी लोकसभा में, इतने बड़े यूपी का मालिक बने बैठे थे। इनके पास अमिताभ बच्चन का खानदान बैठा हुआ है। इनकी राज्यसभा की मेंबर हैं जिया बहादुरी। जिया बहादुरी के बारे में अब मैं ज़्यादा क्या बोलूं। अब सुना है कि अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन को ये टिकट दे रहे हैं। इस तरह से ये जीतने की कोशिश करते हैं। अभिषेक बच्चन खुद किया है भाई, सबको पता है कि माँ और बाप के बल पे फिल्मों में घुसा है। 2 टके की एक्टिंग नहीं, ना पर्सनालिटी है ना कुछ है, आज तक टिका हुआ है माँ बाप के उसके ऊपर। अब ये पॉलिटिक्स में आएगा, वो भी मुलायम सिंह के बेटे की पार्टी में अमिताभ का बेटा। वही डायनास्टिक हिसाब किताब इनका चलता है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जनरली इस पे मिठाइयाँ बांटी गई हैं, पाकिस्तान में इस पे खुशियाँ हो रही हैं कि मोदी जी के मुकाबले पे सब जमा हो गए। सवाल यह है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट इलेक्ट करते वक्त पता चलेगा, अभी तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा, क्योंकि हर पार्टी का अपना गढ़ है। कांग्रेस को ममता बंगाल में सीट एडजस्टमेंट कैसे करेगी, स्टालिन साउथ में कैसे करेगा, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला कश्मीर में कैसे करेंगे, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, मतलब सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो इनकी हंडिया फूटेगी। ये साथ चल नहीं सकते, कुछ भी हो जाए ये साथ चल नहीं सकते। ये बात आप लिख के रख लें कि इनकी इन हरकतों की वजह से और ज़्यादा बीजेपी स्ट्रांग हो रही है। अजीज़ दोस्तों, बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है। उसके बारे में मसला ये है कि देखें, भारत में 100 करोड़ हिंदू रहता है, 20 करोड़ मुसलमान है और बाकी दूसरी जातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कानून। अब मोदी जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ओपोजिशन पार्टियां परेशान हैं, इसलिए कि अगर इसकी मुखालफत करते हैं वो, तो हिंदू नाराज़ हो जाएगा। हिंदू नाराज़ होने का मतलब वोट बैंक पर बहुत भारी असर पड़ेगा। अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा,
मुसलमान नाराज होने से मुसलमान वोट बैंक का फर्क पड़ेगा। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि खामोश बैठे हैं कि लेट्स सी, जब पार्लियामेंट में आएगा तब देखी जाएगी। अभी नीचे लेवल से ये थोड़ा इसको हिला जुला रहे हैं कि नहीं ये वो फलान ढुमकान। ऊपर लेवल पे अभी कोई पार्टी अपनी पोजीशन इस पे क्लियर नहीं कर रही और इसको मुस्लिम की पीठ पे रख के आगे बढ़ रहे हैं कि मुसलमान इससे नाराज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्युलरिज्म की भी गारंटी है। क्या सेक्युलरिज्म में, सेक्युलरिज्म मीन्स स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। जब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं तो सब बराबर, तो फिर सबका कानून भी बराबर होगा ना भाई। तो ये बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। बनाना रिपब्लिक में भी एक ही कानून होता है सबके लिए। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है ना, एक ही कानून है सबके लिए। इजिप्ट एक ही कानून है सबके लिए। कहीं भी चले जाएं आप, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, कहीं भी चले जाएं आप। तो ये भारत में क्यों भांत भांत के कानून है? आज तक कॉलोनियल पीरियड से कांग्रेस ने आपको निकलने नहीं दिया, उल्टा इसको और स्ट्रॉन्ग किया है। ये यूसीसी के खिलाफ, यानी पीनल कोड अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है, तब्दीली नहीं कर रहा भाई कोई चीज़। हमें वक्फ बोर्ड और पता नहीं क्या क्या गंद बला डाला हुआ है। ये साहब ने एक अच्छी वीडियो बनाई है यूसीसी के ऊपर। हाँ, मैं समर्थन करता हूँ। भारत में रहने वाले सभी मुसलमान भाई और बहनों के लिए शरिया कानून ही लागू होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूसीसी समान नागरिकता कानून का विरोध करना, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ मैं आज आप सभी मुस्लिम भाइयों बहनों से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि आज से शरिया की जितनी शर्तें हैं जिस कानून में लिखी हुई, वो सारे शर्तों को पूर्ण रूपेण पालन करना शुरू कर दें। और सबसे पहले अपने बैंक में जाएं, बैंक में जाकर आज तक आपने जितने ब्याज लिए हैं उन सभी ब्याज को वापस करें और भविष्य में कोई ब्याज ना लें, कोई इंटरेस्ट ना लें। दूसरी, हज हाउस या हज सब्सिडी वो वापस करें, भविष्य में ना लें। भारत सरकार की जितनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री में राशन, मुफ्त में बिजली पानी और आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ये सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेना बंद कर दें, क्योंकि ये सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं आपको भारत सरकार हिंदुओं के कर से, टैक्स से मुहैया कराती है और हिंदुओं से कोई चीज़ लेना हराम है। आप वोट डालना बंद कर दें, क्योंकि शरिया में वोट का कहीं जिक्र नहीं है। आप अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर दें। स्कूल कॉलेज प्रतिबंधित है शरिया कानून के हिसाब से। आप किसी भी मनोरंजन, किसी भी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, ये कहीं भी ऐसे जगह ना जाएं, क्योंकि आप कितने भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, आपको शरिया कानून का पालन करना होगा। आपको शरिया कानून चाहिए। आप यूसीसी को मत माने। साथ में किसी गैर मुस्लिम संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वहाँ नौकरी करना बंद कर दे, क्योंकि गैर मुस्लिमों के लिए काम करना भी शरिया में वर्जित है। आपकी महिलाएं जब घर से निकले, हिजाब से निकले और किसी पुरुष अनुरक्षक के साथ ही निकले। इसके अलावा महिलाओं को घर से निकलना प्रतिबंधित होगा। मजार कहीं भी शरिया में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए मज़ारों को ध्वस्त करें और सिर्फ मस्जिद में जाएं। किसी गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ ना जाएं, किसी गैर मुस्लिम से खून ना लें, कोई अंग ना लें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, ये इसका इस्तेमाल वर्जित है। शरिया में इसका इस्तेमाल करना आज से बंद कर दें। और आपके इस प्रगतिशील कानून व्यवस्था का मैं समर्थन करता हूं। आप इसको आज से अपनाएं, कठिन परिस्थिति में अपनाएं, लेकिन याद रखें कि अगर आप कोई ये शर्त का उल्लंघन करते हैं तो आपको शरिया कानून यानी तालिबान और आईसिस जिस तरीके से सज़ा देती है, दंडित करती है, आपको भी वैसे ही किया जाएगा। और अगर
आपको ये शर्त मंजूर नहीं है तो बकवास करना बंद कर दो। भारत में यूसीसी लागू होकर रहेगा, किसी माई के लाल की ताकत नहीं इसको रोकने की। आज से बकवास करना बंद कर दो। अखंड भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो अजीज दोस्तों, ये वही कौम है हिंदू, सिक्युलर हिंदू, जो हिंदूइज्म के नाम पे धब्बा हैं। ये जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था तो ये दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट गलत है। आप सब मजहब को बराबर क्यों ट्रीट नहीं करते? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों को अलग क्यों किया? सबको बराबर ट्रीट करो। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है तो ये कह रहे हैं कि आप सबको एक साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते आप, अलग अलग, हर मजहब अलग होता है। ये वो लोग हैं, इनसे मत्थाखोरी करना अपना मत्था खराब करने के बराबर है। एक ये हैं नोबेल पीस प्राइज विनर अमर्त्य सेन। पता नहीं इनको नोबेल वालों को भी ऐसे ही लोग मिलते हैं। ये समझ लें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है तो ये, और एक ओबामा को मिला है, एक ये है। इस टाइप के ही मिलते हैं नोबेल वालों को। ओबामा को दे दिया था, जिसने दुनिया में रिसेंट मेमोरी में किसी ने इतने लोग नहीं मारे जितने ओबामा ने मारे। किस हिसाब में दिया था भाई? कहाँ की अमन की बात कर रहे हैं आप? तो ये अमर्त्य सेन कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अखबार में आया है कि ये फौरन लागू होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा नॉनसेंस कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हिंदू राष्ट्र का आइडिया एडवांस करने का है यूसीसी। इनको मतलब ज्ञानी माना जाता है दुनिया में। कहाँ के ज्ञानी हैं, हमारी समझ से बाहर है। अजीज दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती हैं वीडियो, काफ़ी सी चीज़ें हैं। गांधी जी के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। गांधी जी जब अमेरिका, इंग्लैंड, वही नोबेल पीस प्राइज़ वाली बात कि जब हमारे मुल्कों के इनको वो लोग जब बहुत ज़्यादा पसंद आए ना कोई, तो समझ जाएं कि इसका मतलब वो हमारे मुल्क के खिलाफ है। अमेरिका, वेस्ट, इंग्लैंड जब किसी इंडियन को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करें ना, तो आप गारंटी के साथ समझ जाएं कि इन्होंने वेस्ट के फ़ायदे के काम किए हैं, भारत के नुकसान के काम किए हैं। ये याद रखिएगा। बाकी डिटेल इसके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका है, आगे भी करते रहेंगे। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नो जी, जयपुर से। इन्होंने अभी विभूति झा जी हैं अमेरिका में, उनके साथ एक प्रोग्राम में गांधी जी के हवाले से किस तरह वो गांधी जी के खिलाफ हुए, क्या चीज़ें थीं, उसके बारे में कुछ बताया है। वो आपके सामने रखता हूँ, प्लीज़ वॉच इट। एंड अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। और मैं थोड़ा वापस पीछे चलता हूं, गांधी से मेरी घृणा का मूल कारण बताता हूं आज आपको। बाकी सब तो तथ्य हैं, सभी को पता है। मैं गांधी के प्रति एक इंडिफरेंस का एटीट्यूड रखता था कि चलो इतने लोग उस आदमी को पूछते हैं तो व्हाई शुड आई एलियनेट सो मेनी हिंदूज। मैं जब हिंदू समाज की तरफदारी करने निकला हूं, मैं समाज को जगा रहा हूं, मुझे समाज का सहयोग चाहिए पाकिस्तान के हिंदू निकालने के लिए, मुझे धर्मांध फाउंडेशन चलाने के लिए समाज का सहयोग चाहिए, तो मैं क्यों गांधी को इतना अटैक करूं? मैं इस माइंडसेट का था आज से 6-7 साल पहले। मुझे एक स्टोरी पढ़ने को मिलती है, 2 स्टोरीज। एक तो जो इसने 16-17 साल की बच्चियों के साथ में ये नंगा सोता था, बाय हिज ओन एडमिशन। मैं कहता है ना कि मैं अपने माय एक्सपेरिमेंट्स विद माय सेक्सुअलिटी। अरे तेरे को एक्सपेरिमेंट करना तेरी अम्मा के साथ करना, तेरी उस बा के साथ। एक 16 साल की बच्ची के साथ में तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है? किसी सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जाता। पर चलिए, कामुकता के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट हम हिंदू लोग करते रहे हैं, इसलिए एक
फिलोसॉफिकल प्लेन पे मैं उसको ग्रांट कर देता हूं. व्हाट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी? एक जर्नलिस्ट ने इससे पूछा कि आप गांधी को गीता को अपनी मां कहते हैं, आप भगवत गीता को अपनी मां कहते हैं, और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हिंसा की उपदेश दिया है कि तस्मात् उत्तिष्ठत यशो लभस्व, युद्ध कर अर्जुन. हर चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण युद्ध करवा रहे हैं अर्जुन से, और आप अहिंसा के पुजारी हैं. तो हाउ डू रिकंसाइल दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट on one hand you say Gita is your mother, and on other hand you say that non-violence is the only way of being. Do you know the man's answer, sir? No, I don't. Please do tell. He says Mahabharata never happened. Gita is an allegorical creation by some rishi. Krishna is the heart or the mind or the Atma, whatever. The good in us is the Pandavas, the evil in us is the Kauravas. In one stroke, this man denied or belittled or belied Hindu history. हम गीता को इतिहास मानते हैं सर. Yes. हमारे लिए मैथोलॉजी नहीं है, वो पौराणिक हमारे इतिहास का जीवंत भाग है. This man, to prove, he was a psycho. To prove his point, he said it is an allegorical thing. And that same thing continued with the Congress party that they. No, but Mahabharata never happened, Vibhuti bhai. Yeah. He is denying us our roots. Can there be a bigger sin than this? आप राष्ट्रपिता की बात करते हैं, मैं उसको भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कहता हूं. कर ले जिसको मुझे गिरफ्तार करना है. वो मैं चुनौती देता हूं, भिड़ लो, आ जाओ. आप कह रहे हो कि महाभारत पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, विदुर, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये जो खाटू श्याम की मंदिर की पूजाएं होती हैं, करोड़ों हिंदू शीत, गर्मी, बरसात में लाइन लगा के खाटू श्याम के दर्शन करते हैं, जो महाभारत का एक चरित्र है, ये सब मूर्ख है. इनकी श्रद्धा कोई मायने नहीं रखती. आपका एक साइकोसिस है बस. तो इनके पापों की लिस्ट बहुत लंबी है और अक्षम्य. तो भारत को एक शरिया कंप्लायंट राज्य इन्होंने बनाया और उसका परिणाम आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी. हम भी भुगत रहे हैं और पहले भी भुगते हैं. तो ये जो लेगेसी वो दे विल नॉट सर्वाइव इंटरनेट. It will not survive internet. I totally agree with you.